हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम प्रीवियस कुछ लेक्चर से स्पेशल केसेस पर डिस्कस कर रहे थे, जस्ट लाइक अ ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ट्रीटमेंट और डिफरेंट केसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर था। इस लेक्चर में हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और हम इस डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड का जो ट्रीटमेंट था वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर देखा था। उसके एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है उस चैप्टर की। ओके, प्लस इस चैप्टर में वर्कमन्स कॉम्पनसेशन का ट्रीटमेंट वहां से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या था, वहां पर आउटस्टैंडिंग क्लेम क्रिएट होता था जो फ्यूचर में पेएबल था, बट यहाँ तो फॉर्म ऑफ वाइंड अप हो रही है और यहाँ पर हमें क्लेम ऑफ फॉर्म के वाइंडिंग अप के टाइम पर पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है चेंज इन पीएसआर से। ओके, वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड के ट्रीटमेंट पे डिस्कस करने से पहले हम इस वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड या वर्कमन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट समझें कि एक्चुअली ये वर्कमन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व एक्चुअली होता क्या है। देखिए यहां पर अगर इसके नाम को देखें तो अ रिजर्व क्रिएटेड टू कॉम्पनसेट द वर्कर्स, टू कॉम्पनसेट द एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन रिजर्व भी इसको बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि भाई देखिए, एम्प्लॉइज आपके यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स आपके यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ वर्किंग आवर्स में कुछ भी अनसर्टेनिटी, कोई भी अनहोनी घटना एक्चुअली हो सकती है। और अगर वर्किंग आवर्स में उनके साथ में कोई अनहोनी घटना होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, तो उसको फिर पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। एज एन ओनर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रीमिसेस में हुआ है तो आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए अगर कोई हेवी कॉम्पनसेशन एक साथ आ जाता है तो उससे फर्म की लिक्विडिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, आउट ऑफ द प्रॉफिट कुछ पैसा अलग उठा करके रखते जाते हैं। याद रखिएगा कि दिस फर्म इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। याद रखेंगे किसके अगेंस्ट क्रिएट हो रहा है, आउट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद मींस पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग से हटा, कुछ पैसा क्या मींस कुछ प्रॉफिट का अलग से अप्रोप्रिएशन कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर उनका प्रॉफिट इस ईयर का 1 लाख हुआ तो पूरा 1 लाख रियलाइज ना करते, उसमें से बोलते हैं कि भाई 20,000 रुपीज वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड में डाल दो और हम 80,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट मान लेंगे और नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और ये हमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि अगर ये आउट ऑफ द प्रॉफिट बना है तो प्रॉफिट पे किसका अल्टीमेट राइट होता है, ओनर का। तो इस वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड पर भी ओनर का ही अल्टीमेट राइट होगा। इस पर कोई क्लेम तभी बनेगा जब वर्कर के साथ कोई अनसर्टेनिटी एक्चुअली हो जाती है। फाइन, अब देखिए यहां पर वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन पर्सपेक्टिव से, डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं, उन केसेस को हम देखते जाएंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज और उसके ट्रीटमेंट समझते जाएंगे कि भाई किस तरह से हमारा वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन करेंगे। वैसे ये आता बहुत कमी से है, बट स्टिल हम थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लें। सबसे फर्स्ट केस है वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड स्टूड एट रुपीज 10,000। वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड 10,000 रुपीज है, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं, कुछ भी पेमेंट वर्कर को नहीं करना, कोई क्लेम क्रिएट ही नहीं हुआ। तो देखिए मैंने क्या कहा था, WCF इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट और प्रॉफिट पे से क्रिएट किया गया और इस प्रॉफिट पे किसका राइट होता है, पार्टनर का। तो इस WCF पर भी अल्टीमेट राइट किसका होगा, पार्टनर का ही होगा। तो अगर कोई क्लेम नहीं है तो दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री हो जाएगी WCF अकाउंट डेबिटेड और कितने पार्टनर्स है, X एंड Y। तो एंट्री होगी 2X कैपिटल अकाउंट एंड 2Y कैपिटल अकाउंट। ओके जी, अमाउंट है टोटल 10,000 और रेशो 3:2 है, तो 6,000 विल बी पेड टू A एंड 4,000 विल बी पेड टू B, बीइंग WCF credited to partners capital account in their profit sharing ratio। या हम ये भी लिख सकते हैं बीइंग WCF distributed to partners capital account in their PSR। केस 2 है वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड स्टूड एट रुपीज 10,000 एंड द बैलेंस इन द बैलेंस शीट एंड देयर वाज नो लायबिलिटी इन दिस रिस्पेक्ट। सेम टू सेम केस है, सेम केस है। यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया, ऊपर मेंशन नहीं किया था, उसने सिर्फ ऊपर ये कहा था कि WCF 10,000 का, दैट्स इट। तो हम ये मानेंगे कि उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। यहाँ उसने मेंशन कर दिया कि देयर इज नो लायबिलिटी, तो केस 1 और केस 2 दोनों सेम रहेगा, उसकी एंट्री फिर से मैं नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है WCF स्टूड एट रुपीज 12,000 एंड लायबिलिटी फॉर इट वाज असर्टेन्ड एट रुपीज 7,000। अब आप समझिए इसको, WCF की अमाउंट है 12,000, लाइबिलिटी की अमाउंट, इस पे कॉम्पनसेशन की अमाउंट है 7,000, मींस अमाउंट ऑफ WCF इज मोर देन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी।
तो अब इसको थोड़ा सा आपको प्रिकॉशनरी करना पड़ेगा। इट मींस 12,000 में से 7,000 का क्लेम देना है और 5,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा बच गए। जो बच गए वो किसके? पार्टनर्स के हो जाएंगे। तो देखिए इसका एक ट्रीटमेंट जो कॉमनली चलता है उसके अंदर कि 12,000 में से 5,000 तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और 7,000 जो देना है उस 7,000 की अमाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। जितने का क्लेम है, अगर आपका क्लेम WCF से कम है तो जितने का क्लेम है उसको रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दें और फिर उसका पेमेंट दिखा दें और जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो पहले मैं ये 5,000 डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, केस 3 है हमारा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी WCF अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y's कैपिटल अकाउंट। 5,000 will be distributed in the between the partners in their profit sharing ratio 3 और 2। तो ये 5,000 का तो काम हो गया 12 में से। अब 7,000 का जो हमें क्लेम पे करना है, तो क्लेम एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सारे क्लेम सारे पेमेंट्स जो होंगे थ्रू रियलाइजेशन होंगे, तो पहले इसको जस्ट लाइक अदर लाइबिलिटीज। अब देखिए मेरा कहने का मीनिंग है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वैसे तो ये 12,000 इंटरनल लाइबिलिटी थी, लेकिन जैसे ही इस पर जितने का क्लेम क्रिएट होता है ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी बन जाती है। तो इसको जस्ट लाइक अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रांसफर करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ट्रांसफर करते हैं, इन द सेम वे दिस 7,000 विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट और क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय इट्स बुक वैल्यू, जैसे दूसरे होते हैं उसमें। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले इसका ये सेकंड एंट्री इसकी हो जाएगी हमारी WCF अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 7,000 वो अमाउंट है जिसका क्लेम हमारे अगेंस्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा ये क्लेम पे नहीं किया है, ये तो हमने सिर्फ क्या किया है, WCF को रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दिया है क्लेम पे करने के लिए। ओके, और इसके अगेंस्ट जो पेमेंट होगा उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू कैश अकाउंट ₹7,000। ओके, ये हमारा रियलाइजेशन का पेमेंट हो जाएगा 7,000। क्या था, 12,000 WCF की अमाउंट क्लेम से ज्यादा थी, तो हमने जितना जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और रिमेनिंग अमाउंट तो जो था वो क्या कर दिया, हमने उसको उसका क्लेम पे कर दिया। अच्छा इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये भी हो सकता है, अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई क्यों ना ऐसा करें कि हम पूरा का पूरा पैसा WCF का, अगर कोई क्लेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्लेम है तो पूरा पैसा रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दें और उसके बाद उस पर जितना क्लेम क्रिएट होता है उसको डेबिट कर दें, तो वो भी अपने आप में ठीक है। मींस उस केस में इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या बनना चाहिए, WCF अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय रुपीज व्हाट 12,000, पूरे 12,000 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और सेकंड एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बाय रुपीज व्हाट 7,000। ओके, तो अब देखिए रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है 12 से, रियलाइजेशन डेबिट हुआ है 7 से, तो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन के क्रेडिट में एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज आ जाएगा और वो क्या करेगा, रियलाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो आप चाहे तो ये एंट्री करें, चाहे तो ये एंट्री करें, ये करें तो ज्यादा बेटर है। अप्रोप्रिएशन इसके अंदर क्लियर दिखता है कि भाई कितना पार्टनर्स को मिला, कितना उसमें गया। ये भी ट्रीटमेंट अपने आप में सेम टू सेम ट्रीटमेंट है, अगर आप इसका फाइनल आउटपुट देखेंगे तो वो इसी तरह से बेसिकली इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक केस देखें जिसमें अभी हमने देखा व्हेन अमाउंट ऑफ WCF इज मोर देन द अमाउंट ऑफ क्लेम, और कभी इसका उल्टा हो जाए तो व्हेन अमाउंट ऑफ WCF इज लेसर द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम, तो उस केस के अंदर केस है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड स्टूड एट रुपीज 12,000, 12,000 का वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड है और क्लेम कितने का है 5,000 का। नेचुरली अब क्लेम ज्यादा है तो दो अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स को हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, तो इसमें एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं कि भाई जितना देना है, WCF 12 है तो क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले WCF अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितना था बैलेंस शीट से उधर गया हमने डाल दिया, और पेमेंट जितना हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बाय रुपीज व्हाट 15,000, जस्ट लाइक अदर लाइबिलिटीज। ऐसे ही तो दूसरी लाइबिलिटी के साथ भी होता है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, तो मान लीजिए क्रेडिटर्स अगर 60 के हैं तो 60 की बुक वैल्यू से वो क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट जाते हैं, और हो सकता है 60 से कम पे किया हो सकता है 60 से ज्यादा पे किया हो, ऐसा भी अल्टीमेटली हो सकता है। ओके फाइन, तो ये हमारा केस हो गया जब WCF की अमाउंट कम हो और क्लेम की अमाउंट ज्यादा हो, तो उस केस में पूरा का पूरा WCF जो होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट जितना क्लेम बन रहा है हम उसको पे कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट है WCF स्टूड एट रुपीज 12,000 एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट इज रुपीज 12,000 इटसेल्फ।
WCF भी 12 का और लाइबिलिटी भी 12 की, तो सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा। WCF अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू, अच्छा यहां पर फर्स्ट एंट्री तो सेम हो जाएगी इसमें, ये जो केस है WCF अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 एंड 12,000, ये हमारा केस 5 है, ये केस 4 था, और इसके अगेंस्ट पेमेंट भी कितना हुआ है, 12,000 का पेमेंट हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹12,000। ओके, रियलाइजेशन में डाल के ही उसका फिर पेमेंट दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट केस है, there was no workman's compensation fund and firm had to pay ₹3,000 as compensation to worker। अब ये केस ऐसा है जिसमें बैलेंस शीट में आपका WCF है ही नहीं, अब WCF नहीं है बट उसके बावजूद भी आपको ₹3,000 कॉम्पनसेशन वर्कर को देना है। अब जब WCF ही नहीं है तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, बट हमें पेमेंट तो करना है, और एक टाइप की क्या हो गई, इट इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के फॉर्म में हम इसका पेमेंट कर देंगे। तो केस नॉर्मली पेमेंट का हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹3,000, ठीक है, ये 3,000 बेसिकली हो गया उसमें। अच्छा, यहां पर भी अगर कम ज्यादा हो सकता है, जैसे WCF हमने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में 7,000, और हो सकता है कि भाई जब हम फाइनल पेमेंट करने गए तो उस टाइम हमारा कुछ कम पेमेंट हुआ, तो हम उसको पेमेंट को भी डिफरेंसेस में शो कर सकते हैं। फाइन, तो ये हमारे जितने मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स WCF के हो सकते थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप WCF के ट्रीटमेंट आपको एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन रियलाइजेशन में क्लियर हो गए, उसकी जर्नल एंट्री और उसका फिर आप इन जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तो आई होप ये WCF का ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेरी डाउट लगती है, इसमें कोई डाउट उठता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जितनी जल्दी होगा पढ़कर उस पर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।